नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान और आज हम देवभूमि के दंगल में बात करेंगे आरक्षण की आस, धामी का प्रयास। रहा बृहस्पतिवार को हुई धामी कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के 10% 37 आरक्षण का प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में खासी नाराजगी देखने को मिली। वहीं आंदोलनकारी के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आने से मुख्यमंत्री भी नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में हीला हवाली पर कैबिनेट में अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी भी जताई है और इसके साथ ही बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने भी प्रस्ताव न आने पर नाराजगी व्यक्त की। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अफसरशाही हावी है, यही वजह है कि अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% 37 आरक्षण की मांग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बृहस्पतिवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के 10% 37 आरक्षण का प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। वहीं आंदोलनकारी के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आने से मुख्यमंत्री भी नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में हीला हवाली पर अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने भी प्रस्ताव न आने पर नाराजगी व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को इस जो कैबिनेट की जो बैठक थी इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जिस प्रकार से जो निराशा हाथ लगी है उससे सभी राज्य आंदोलनकारियों जो है हताश हैं, निराश हैं और कहीं न कहीं ये आक्रोश व्याप्त है कि सरकार जो है लगातार जो है क्यों उपेक्षा करते चली जा रही है। और जो हमें सुनने में आया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपनी नाराजगी व्यक्त करी, माननीय मंत्रियों जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी, कुछ अधिकारियों की वजह से ये जो है इस कैबिनेट में ये मुद्दा नहीं आ पाया। और कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेके सब लोग लामबंद हैं कि अगर यदि इसमें बहुत ज्यादा हीला हवाली हुई तो इसमें जो है एक लंबी लड़ाइयों के लिए सड़क पर मुझे आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो जनहित का नहीं है। जब भी जनहित के मुद्दे, जनहित की बात करने की बात और उस पर काम करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उससे अपना दामन छुड़ा लेती है। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि समय समय पर जो कैबिनेट होती रहती हैं और सत्र जो होते रहते हैं उसमें ना तो विपक्ष के सुझाव लिए जाते हैं और ना जनता की मन की बात समझी जाती है, बल्कि जनता पर अपने मन की बात थोपी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र और चेहरा है जो कि सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात को अब देखना चाहिए और ऐसी पार्टी को उखाड़ के फेंकना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% 37 आरक्षण के लिए खुद पीएम धामी ने उप समिति का गठन किया था। उप समिति आरक्षण के पक्ष में सिफारिश भी कर चुकी है। बावजूद इसके कैबिनेट में प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कैबिनेट में आंदोलनकारी के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आया। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार माना है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्ताव में हीला हवाली पर अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अफसरशाही हावी है, यही वजह है कि अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे। ब्यूरोक्रेसी में कमांड कहाँ है, ब्यूरोक्रेसी में अंकुश कहाँ है। बड़ा ताज्जुब लगा मैं तो मुख्यमंत्री के कहने के बाद अगर आरक्षण की विषय वस्तु कैबिनेट में नहीं आई तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश का प्रशासन कैसा चल रहा है। जो प्रशासन मुख्यमंत्री की नहीं मान रहा है तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि ब्यूरोक्रेसी कितनी बड़ी निरंकुश है। और सरकार एक्ट ले आई, सरकार ने एक्ट भी बना दिया, इनको हम देंगे करके संशोधन भी ले आई
और जो आंदोलनकारी हैं उनको मिल नहीं पा रहा है, और मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी कैबिनेट में नहीं आ रहा है, अप्रूवल के नहीं आ रहा है। तो आप स्वयं समझें कि ब्यूरोक्रेसी हावी है इस प्रदेश में, और प्रदेश में मंत्रियों की कुछ नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। देखिए, ये वाली जो सरकार है यानी कि पुष्कर सिंह धामी 1 और 2, 12 वर्षों से ये मामला लंबित पड़ा हुआ था। इस गवर्नमेंट ने 3 बार प्रयास किए। एक बार राजभवन गया, राजभवन से क्वेरी लगी, उस क्वेरी के निस्तारण के लिए सब कमेटी बनी। हम लोग उस सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल जी से मिले। बिल्कुल पॉजिटिव रुख था उनका। सौरभ बोगना भी जो मंत्री हैं, इसके मेंबर हैं, उनका भी पूरा पॉजिटिव रुख था। चंदन रामदास जी का भी पॉजिटिव रुख था। और देखिए, ये स्वाधीनता सेनानियों की तर्ज पर राज्य के शहीदों का, बलिदानियों का, गोली में घायल लोगों का, जेल गए लोगों का एक सम्मान है, जिसको स्वामी सरकार से लेकर सारी गवर्नमेंट्स ने, हर मुख्यमंत्री ने, बीजेपी, कांग्रेस, सबने सम्मान किया। तो वर्तमान सरकार भी प्रतिबद्ध है। मैं पूरा आशान्वित हूं कि अगली जो कैबिनेट होने वाली है होली के बाद, उसमें विषय आएगा और ये मामला सुलझ जाएगा। कुल मिलाकर एक ओर जहां राज्य सरकार आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देना चाहती है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट में ये प्रस्ताव न आना अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है। क्या राज्य में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? क्या सरकार का अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है? आलम देखिए कि जिस प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री खुद समिति का गठन कर रहे हैं, उस प्रस्ताव को ही कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अफसरशाही को ही मोहरा बना रही है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये आरक्षण का जो इंतजार है वो कब खत्म होगा। इसी पर आज हम देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कुंवर उपेंद्र सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता है, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शेषपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। दर्शन डोभाल हैं, आम आदमी पार्टी से। पीसी थपलियाल, यूकेडी नेता। प्रदीप कुकरेती हैं, राज्य आंदोलनकारी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अरुण शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। सबसे पहले आपके पास आएंगे कुंवर उपेंद्र जी। अगर देखा जाए तो एक लंबा इंतजार है 10% आरक्षण को लेकर, लेकिन ये इंतजार बढ़ता जा रहा है, क्यों? अभी जितना हमने सब लोगों की बाइट सुनी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कथन है जी, तो सरकार ये निश्चित कर चुकी है कि आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाना है। और इतना जरूर है कि दुर्भाग्यवश वो इस बार कैबिनेट में अब कुछ अफसरों की वजह से ये नहीं आ पाया, तो वो भी उन्होंने जनता के सामने लाए हैं, उस तथ्य को प्रेस के सामने लाए हैं और उन अधिकारियों को हिदायत भी दी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो अफसरशाही के अंदर इस तरह से मनमाना रुख अपनाने की जो प्रवृत्ति है, ये तो कांग्रेस की देन है। और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वर्तमान कांग्रेस की देन है, ठीक है। कुंवर उपेंद्र जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस की देन है, तो क्या उसी रास्ते पर अब बीजेपी भी चलेगी, उसी को फॉलो करेगी? बीजेपी ने तो तय कर लिया, संबंधित मंत्रियों ने तय कर लिया कि ये आरक्षण जो है राज्य आंदोलनकारियों का, ये मांग निश्चित तौर पर पूरी की जानी है। आज तक किसी ने भी, कांग्रेस ने मात्र और मात्र इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करी और आज भी राजनीति ही कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस मांग को स्वीकारा है। वो मांग शेषपाल जी, क्या ये कांग्रेस की देन है जिस तरीके से कोताही बढ़ती जा रही है? एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद, आपको बता दें, एनडी तिवारी सरकार ने भी वर्ष 2004 में आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण देने का जो आरक्षण शासनादेश जारी किया था। एक लंबा अरसा, और इंतजार कब खत्म होगा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। सोनी जी, बहुत आश्चर्यजनक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। शायद ये भूल रहे हैं कि 6 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपने जैसा अभी कहा कि एनडी तिवारी सरकार में 2003 में जो है ये आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश हुआ था। जी, 2004
हाई कोर्ट में जो है एक रीट के माध्यम से इसको राज्य सरकार ने पैरवी नहीं की, पैरवी करने की जिम्मेदारी इनकी थी, जिसके कारण जो है ये मिला हुआ 10% क्षैतिज आरक्षण का जो अधिकार है आंदोलनकारियों ने खो दिया और दोबारा से आंदोलनकारियों को जो है आंदोलन करना पड़ रहा है इसके लिए लंबे समय से। और अभी आप अगर शीतकालीन सत्र में सोनी जी देखेंगे तब भी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों से वादा किया था कि जो है शीतकालीन सत्र में बिल लाएंगे, लेकिन शीतकालीन सत्र में सरकार फिर मुकर गई। फिर मुख्यमंत्री ने स्वयं एक उप समिति का गठन किया, फिर उप समिति के गठन के बाद भी अगर कैबिनेट में ये प्रस्ताव नहीं आ रहा है तो आपकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। आप अधिकारियों पर नाराजगी के बहाने से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं खोट है। अब ऐसा क्या है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो आपके पास आएंगे, लेकिन और भी लोग हैं, पहले उनकी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं जी। और ऐसा क्या है सोनी जी की प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात को प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही है? इसका मतलब आपका अपने ब्यूरोक्रेसी पर, अपने मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं है, तो आपको क्या अधिकार है फिर कुर्सी पर बने रहने का? बिल्कुल दर्शन डोभाल जी वाकई नियंत्रण नहीं है। जिस तरीके से प्रस्ताव के लिए इंतजार करना पड़ रहा है राज्य आंदोलनकारियों को, बहुत ही हास्यास्पद है कि अब आप विरोधी दलों को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अभी 6 साल से नहीं है। ये 2000 सबसे पहले जो राज्य बना था तब से लेकर के अभी तक इनको बारी बारी से ये दोनों सरकारें रही है, कांग्रेस से भाजपा की। और क्योंकि अभी 6 साल से लगातार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये कहना कि ये तो उनका काम है, विरोधी दलों का काम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जैसे कि अभी जुबरान साहब को मैं सुन रहा था, उनकी बाइट सुन रहा था आपके चैनल पर, वो स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, सारे मंत्री चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि उन्होंने सरकार के नाक पर नकेल कसी हुई है। उल्टा हो रहा है। होना चाहिए था कि सरकार की को इनमें नकेल कसनी चाहिए थी ब्यूरोक्रेसी पर, लेकिन उल्टा हो रहा है। और आज आप जिस तरह से, इसका मतलब 2 बातें हैं इसमें भी, या तो ब्यूरोक्रेसी हावी है या फिर इनकी चाल है कि इनको ब्यूरोक्रेट्स को आगे रख करके, बहाना उनको जो है आगे रख करके सरकार खुद ही आरक्षण नहीं देना चाहती। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। आएंगे आपके पास आएंगे उपेंद्र जी नहीं आप बोलिएगा अपने टर्न पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 22 साल बीत जाने के बाद भी बार बार भारतीय जनता पार्टी को भी, ठीक है मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की गलतियां रही है, कांग्रेस ने नहीं चाहा, मैं उस पर इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन क्या आप भारतीय जनता पार्टी जिसको और एक्स्ट्रा 6 साल और मिले, इन 23 सालों में 6 साल एक्स्ट्रा मिले, और बार बार आप फिर भी बहानेबाजी करें, कितने शर्मनाक बात है कि आप फिर भी विरोधी दलों की बात करें कि विरोधी ये तो कांग्रेस की देन है। तो आप क्या कर रहे हो? आप छोड़ दो फिर सरकार, राष्ट्रपति शासन लगा दो, जब आपकी चल ही नहीं रही है सरकार में, जब इतनी हावी है। अफसर आप कुंवर जपेंद्र जी आएंगे आपके पास, लेकिन थपलियाल जी से भी जान लेते हैं, क्या वाकई क्या माना जाए, ब्यूरोक्रेसी निरंकुश है या कोई चाल है? थपलियाल जी अनम्यूट करिएगा जी। मैं ये कह रहा हूं कि राज्य का ऐतिहासिक आंदोलन लड़ने वाले लोगों की जो क्षेत्रीय ताकतों के बूते इस राज्य की लड़ाई को बखूबी लड़े, 42 शहादतें दी और उसके बाद हमें ये राज्य मिला। लेकिन राज्य मिलने के बाद एक जो सपना था इन लड़ाई लड़ने वालों का कि वो सत्ता में आके उन्होंने इस सपनों को पूरा करना था, लेकिन हम इस तरह के षड्यंत्रों में फंसे इन राष्ट्रीय दलों के कि इन्होंने हमें हाशिए में डालकर और स्वयं ये इस राज्य के भाग्य विधाता बने, और भाग्य विधाता के बनने के बाद इन्होंने हम पूरे आंदोलनकारी शक्तियों को एक भिखारी के रूप में आज खड़ा कर दिया है। और हम अब इनकी दया पे निर्भर है कि ये लोग कब चाहेंगे कि हमें आरक्षण, 37 आरक्षण जिसकी लड़ाई 22 साल तक पृथक राज्य इसे दया नहीं कहा जा सकता थपलियाल जी। ये तो धामी सरकार ने पहले ही कहा था कि 10% 2022 में इसका विधेयक पारित करने के लिए राज्यपाल को ये भेजा गया था, लेकिन राजभवन में इस पर आपत्ति लगाकर लौटा दिया गया था। तो इसे ये बहुत दिनों की ये लड़ाई अभी की नहीं है,
ये लड़ाई बहुत लंबी है, जिस मांग को लेकर आंदोलनकारी सड़कों पे लड़ते रहे हैं जी। और इन्होंने जो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास हर तरह के हथियार होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। अभी आपने देखा नहीं कि उनका प्रवक्ता बखूबी बोल रहा था कि सुबोध उनियाल भी चाहता है, फलाना भी चाहता है, मुख्यमंत्री भी चाहता है। हमने तो चूड़ियां पहन रखी है उन्होंने। जो सरकार में अधिकारी होते हैं, अधिकारियों को नियंत्रण करने का पूरा जिम्मा मंत्रालय का होता है, मुख्यमंत्री का होता है। और मुख्यमंत्री अगर अपने अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सक रहा है तो कोई अधिकार नहीं है उसको कुर्सी में रहने का। वैसे भी पूरे उत्तराखंड की जनता आज रो रही है। चलिए, अधिकारों की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से 10% आरक्षण की बात की जा रही है और ये लंबे अरसे से है, लेकिन बार बार ये प्रस्ताव खारिज होता नजर आ रहा है। आखिर ये राज्य आंदोलनकारियों का ये जो प्रस्ताव को लेकर एक उम्मीदें हैं, ये कब सार्थक साबित होंगी, ये भी बड़ा सवाल है। चर्चा पे वापस लौटेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आरक्षण की आस, धामी का प्रयास, और ये प्रयास सार्थक क्यों होता नजर नहीं आ रहा है, इसको लेकर लगातार हम देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, आपके पास आएंगे। क्या वजह मानते हैं जो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पा रहा है? 10% आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है? प्रदीप जी, अनम्यूट करिएगा। प्रदीप जी, अनम्यूट करिएगा। धन्यवाद देता हूं चैनल का जी। हाँ नहीं, सॉरी, मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जब भी जो है इस राज्य के इश्यूओं को तो आप उठाते ही, और राज्य आंदोलनकारियों के विशेष उसको आप जो है हम समय समय पर आप सरकार को जगाने का काम भी करते हैं। लेकिन निश्चित रूप में 26 अगस्त 2013 से इसमें जो है स्थगन आदेश लगा हुआ है, 26 अगस्त 2013, और अब आ गई है ये मार्च 2023। आप ये लगाइए, जो बालक उस समय, जो बेरोजगार उस समय जो है केवल 35 साल का था, वो 45 का हो गया है। लेकिन हमें उस 10% क्षैतिज आरक्षण का कहीं भी कोई लाभ नहीं मिल पाया। लगातार जो है संगठन, राज्य आंदोलनकारी मंच की तरफ से अगर मैं कहूँ तो हर आंदोलनकारी संगठन या जो भी इसमें है लगे रहे, प्रयासरत रहे। अब कल जब देखने में आया, कल के मैं तो काफी टाइम से देख रहा हूँ कि अधिकारी किस प्रकार से यहाँ जो है ब्यूरोक्रेसी इसको घुमा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ अधिकारी इस राज्य के साथ, राज्य आंदोलनकारियों के साथ खेल खिलाने का काम कर रहे हैं। इससे जो है कहीं ना कहीं हमारी जनप्रतिनिधि की जो एक कार्य करने की जो क्षमता है, उस पर निश्चित रूप में कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। धामी जी ने सकारात्मक दृष्टि से हमें कहा था पिछली सरकार में, जब वो पिछली सरकार में बने थे तो उन्होंने राज्यपाल से कहा था, लेकिन वो भी देर सवेर वापस आया। आप ये लगाइए 2015-16 से लेके 7 साल तो उसे राजभवन से बाहर निकल, उसके बाद जो है हम बराबर मिलते रहे, लगातार करते रहे, हमने घेराव करा, मुख्यमंत्री घेराव किया, पूरा विधानसभा घेराव किया, हमें परिणाम नहीं मिला। लेकिन अब धीरे धीरे हमें लगा कि शायद धामी जी युवा हैं, स्वयं राज्य आंदोलनकारी होने का, क्योंकि राज्य आंदोलनकारी तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि हमें बताता रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि देखा जाए तो जो वरिष्ठ आंदोलन रविंद्र जुगरान का भी ये इसमें आया था, आपत्ति लगाई गई थी कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन कर रहा है। जुगरान ने ये कहा था कि क्षैतिज जो आरक्षण है वो राज्य का विषय है, बावजूद इसके इस तरीके की स्थिति नजर आ रही है, इसे पारित नहीं किया जा रहा है इस प्रस्ताव को। उल्लंघन हो जी, मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रदेश के साथ, इस प्रदेश वासियों के साथ, ये हमारा प्रदेश बन गया प्रयोगशाला। जी प्रदीप जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिएगा। काटना है, चौड़ी होनी है तो उत्तराखंड, और अगर कोई भी चीज को लेकर हर प्रयोग किया जा रहा है, मूल निवास खत्म करना है तो उत्तराखंड में, राज्य आंदोलनकारियों का अगर किसी चीज में रुकावट डालना है तो उत्तराखंड में। हम तो प्रयोगशाला बन के रह गए। ब्यूरोक्रेसी यहाँ काम करने आ रही है, ये क्या करने आ रही है, और क्या हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं? मुझे इस बात की बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर मिले तो मिले, नहीं तो ऐसा नहीं। भूखा कोई नहीं मर रहा है, भूखा कोई नहीं मर रहा है, लेकिन इस बात की पीड़ा हमारे को रहेगी। बिल्कुल, प्रयोगशाला बना दिया जा रहा है। जी, अरुण शर्मा जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए, सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जो समिति का गठन कर रहे हैं, उस प्रस्ताव को ही कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिल पा रही है। अरुण शर्मा जी,
क्या वजह मानते हैं? जी। मैं केवल कह रहा हूं कि केवल ये मामला नहीं है। अगर आपको पिछला महिला आरक्षण का मामला याद हो, जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उसमें भी सरकार फंसी हुई नजर आई थी और वो मामला भी इसी तरह कोर्ट में गया था, कोर्ट से टर्न डाउन हुआ और उसके बाद उसके लिए विधेयक लाना पड़ा। और राज्य आंदोलनकारियों का मामला इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि उन्होंने इस राज्य को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करी, लाठियां खाई, गोलियां खाई और तमाम तरह की प्रताड़ना उस जमाने में झेली है। और अगर उन आंदोलनकारियों को उनका वाजिब हक देने में सरकार सफल नहीं होती तो निश्चित तौर पर यह सोचनीय है। और सरकार को कौन असफल कर रहा है, कौन फेल कर रहा है, कौन उसकी छवि को खराब कर रहा है, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आखिर ब्यूरोक्रेट्स इस तरह की कार्रवाई क्यों कर रहा है। जब मुख्यमंत्री ने कह दिया, मंत्रियों ने कह दिया और वो मामला कैबिनेट में नहीं लाया गया और मुख्यमंत्री को नाराज होना पड़ा, तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश के लिए ये बहुत गंभीर बात है और इस तरह के अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग लापरवाही दिखाते हैं, इस प्रदेश की जनभावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी के जपेंद्र जी आपके पास आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अफसरशाही को मोहरा बनाया जा रहा है, कैबिनेट में लाना ही नहीं चाहती ये प्रस्ताव सरकार? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसा अभी अरुण जी ने बहुत स्पष्ट कहा, तो ये आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ संकेत है पूरी प्रदेश की अफसरशाही को। प्रदेश के हितैषी की भूमिका में सबको आना होगा। दोहरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। उत्तराखंड के हितैषी बनकर उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के हित में कार्यों को अंजाम पूरी अफसरशाही को देना होगा, नहीं तो चिन्हित करके एक एक को बेनकाब किया जाएगा और उसे तो इसमें प्रस्ताव कैबिनेट में क्यों नहीं आ पा रहा है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये देखिए, अब उस पर कार्रवाई कौन करेगा? इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी सख्त हुए हैं। इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की भविष्य में चेतावनी दी है कि बिल्कुल उत्तराखंड के हित में, प्रदेशवासियों के हित में, पर्वतीय जनपदों के हित में कार्य करने के लिए अफसरशाही को अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। दोहरा चेहरा उत्तराखंड के अंदर अफसरशाही का नहीं चलेगा। अफसरशाही का दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। शिषपाल जी, अफसरशाही किस तरीके से काम कर रही है? कैबिनेट में प्रस्ताव नहीं आ पा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद समिति का गठन करते हैं बावजूद इसके। देखिए सोनी जी, बहुत बड़ी यहाँ पर विचित्र स्थिति इस राज्य में घट रही है। अगर आप देखें, पहले सतपाल महाराज जी कैबिनेट मंत्री हैं, रेखा आर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं और चंदन रामदास जी कैबिनेट मंत्री हैं। और जब परिवहन भाड़े में बढ़ोतरी हुई थी और परिवहन मंत्री ने कहा था कि ये मेरे संज्ञान में ही नहीं है, इसका फैसला तो जो है मुख्यमंत्री जी लेंगे, लास्ट फ्लोर पे अधिकारियों ने अपना फैसला ले लिया। उसके बाद भी अधिकारियों की चली, मंत्री की आपत्ति के बाद भी ना मुख्यमंत्री कुछ कर पाए ना मंत्री कुछ कर पाए। और यही सतपाल महाराज जी के यहाँ तो आपने देखा कि जो है उनकी अनुमति के बिना एचओटी तक बन जाता है। कई चीजें हैं। और अगर पुरोला के विधायक आप दुर्गेश लाल जी ने तो खुले तौर पे कहा कि अधिकारी मेरी नहीं सुन रहे हैं और यहाँ पर अफसर साहब आई। और केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत एक मंत्री के कार्यक्रम में खुले तौर पर आपत्ति जता चुकी है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार से इस कदर यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी है और ये कह रहे कि चेतावनी है अधिकारियों को। अरे भाई, कितने साल तक चेतावनी देते रहोगे? ये तो पिछले 6 साल तो आपने निकाल दिए चेतावनी देते देते। तो ये असल में प्रशासन चलाने में आप सक्षम नहीं है। ये सीधे सीधे इसका उदाहरण है। और आप फिर बहानीबाजी करके राज्य के आंदोलनकारियों को आप बरगलाना चाहते हैं। और मैं एक ये चीज दूसरी आपको बात बताऊं कि यहाँ प्राथमिक और जूनियर में जो है, जूनियर स्कूलों में 2005 बैच का एक मामला है कि जो ओपीएस का मामला है, 2 जनपदों में तो मिलती है उसी एक बैच के लोगों को और पूरे प्रदेश में नहीं मिलती। और मंत्री जी की चिट्ठियां हैं, तमाम बार मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि इसको कैबिनेट में लाया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी है कि उस फाइल को आगे बढ़ाती नहीं। आखिर इस कदर क्यों लाल फीता सावी आई है इस राज्य में? इसका मतलब है सरकार
कि कहीं नुकसान नहीं है और सरकार कहीं न कहीं मिली भगत से ही अधिकारी मनमानी कर सकते हैं, ऐसे तो कर नहीं सकते भैया। चुनी हुई सरकार है और डबल इंजन की सरकार कही जाती है इस राज्य में। तो अगर आपका डबल इंजन कहीं काम ही नहीं कर रहा है, राज्य के लोगों को, हमारे आंदोलनकारियों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, दर्शन डोभाल जी, बेरोजगार क्या माना जाए, नौजवानों को डबल लाभ इंजन नहीं काम मिल रहा करता है, हुआ नजर तो नहीं ऐसे आ रहा है। डबल यही इंजन एक का वजह फायदा है कि क्या? राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। देखिए सोनी जी, ऐसा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने लिए अपनी शहादतें दी, इस राज्य को बनाने लिए अपनी लाठियां खाई, घायल हुए, उन परिवारों को जिनकी उम्र, अब देखिए ये विधेयक आज नहीं 22 सालों से या 10 सालों से, जब इन्होंने कहा कि जब ये फाइल आई थी, अगर हम पिछले 10 साल भी माने तो 10 साल के अंतराल में ये जो विधेयक है वो राजभवन और सचिवालय के बीच में झूल रहा है। बिल्कुल। लेकिन इनको कोई, अभी मैं कह रहा हूं कि आज जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था, जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए था, वो लगभग जी जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा बात खत्म होने के बाद। जी, ये निकम्मी सरकार जो जिसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, तो इनको तो या तो इस्तीफा दे दे, अगर आपके बस में नहीं, कि आपकी लगाम ही ढीली पड़ चुकी है पूरी तरह से और आपके नाक में नकेल डाल चुके हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स, तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं चलता है। 6 साल हमने देख लिए, पहले भी देखा, अभी 6 साल तक आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, तो आपको सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और क्यों आप जो है उन राज्य के आंदोलनकारियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, और या उस तरफ से अगर आपकी चल नहीं रही है तो आप इससे कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स की मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जपेंद्र जी जवाब दीजिएगा। साथ ही जैसा कि ये प्रदीप कुकरेती जी भी कह रहे थे, प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अब निर्णय लिए हैं पिछले कुछ समय में और जो आगे लेने जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने या जिन कांग्रेस के नेताओं ने इसे प्रयोगशाला के तौर पर स्थापित करने का काम किया था, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनके लिए ये बहुत आश्चर्यजनक निर्णय होंगे और भविष्य में उत्तराखंड अब किसी की भी प्रयोगशाला नहीं बनेगा। और जिस तरह से अभी बहुत विस्तार से हमारे कांग्रेस के साथी ने बताया, वो बहुत अच्छा हुआ कि अगर वो सारी चीजें हम कहते तो कहते लोग भाजपा वाले ये कह रहे हैं। तो जिस होशियारी से और जिस मोटिव से ये पूरी तरह से बीच बीच में अफसरशाही को, सरकार को बदनाम करने के लिए या मुद्दों को खड़ा रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अफसरशाही में भी तो एक लॉबिंग होती है कि या वो इनकी तरफ है या हमारी तरफ है या जनता की तरफ, तो सिर्फ सरकार है आज की तारीख में। तो काफी चीजें यहाँ एक्सपोज हो रही हैं और इन्हीं के कथनों से हो रही हैं। लेकिन यकीन मानिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की साफ चेतावनी है, ना तो भविष्य में उत्तराखंड प्रयोगशाला के तौर पर कोई इस्तेमाल कर पाएगा और ना अफसरशाही। अगर ऐसा नहीं है तो कुकरेती जी इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? जपेंद्र जी क्यों जिक्र कर रहे हैं वो इस बात का? उन्हें 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही गई थी, तो क्यों नहीं कैबिनेट में लाया गया इस प्रस्ताव को? क्या वजह है और कैसे और कब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा? हम यहाँ कुछ चीजें हम अभी क्लियर कर लेते हैं जी। प्रदीप जी, हमारा आपसे एक सवाल है, अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी ईमानदारी से इसे लागू करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और आपको भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसे लागू करने जा रहे हैं, भरोसे की भी एक समय सीमा होती है, इसे लागू कर देती है, तब तो आप निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के इस कदम की सराहना करेंगे या तब भी नहीं करेंगे? हमारा बस एक छोटे से सवाल का जवाब प्रदीप जी। जब आरक्षण मिल जाएगा तो सराहना तो होगी ही ना जपेंद्र जी, लेकिन सवाल ये है कि जो चीज लंबे समय से चली आ रही है। जी शिषपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार लागू कर देती है तब खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे? जी शिषपाल जी। हाँ सोनी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी अजीब सी बात कर रही है। सीधे सीधे कहने का मतलब इनका ये था कि प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में भी लॉबी है और वो लॉबी जो है कांग्रेस के नियंत्रण में है। बताइए, सरकार इनकी है 6 साल से और जो है ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस के नियंत्रण में है, तो आप क्यों सरकार में बैठे हैं भाई? आप तो स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस चला रही है। अगर कांग्रेस का इतना नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पे है,
हाँ तो इसीलिए तो हम एक्सपोज कर रहे हैं आप कि कांग्रेस मतलब की आपके नीति एक्सपोज और करने का मतलब नीति है को कि एक्सपोज ब्यूरोक्रेसी करने का केवल काम जपेन जी, सुन लीजिए पहले। और कांग्रेस पार्टी के इशारों पर काम कर रही है। तो आपको किस चीज के लिए सरकार में बैठाया भाई प्रदेश की जनता ने? आप क्यों डबल इंजन का दावा करते हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों अपने को फिर धाकड़ कहते हैं? फिर तो वो धड़ाम धामी हुए ना, नाकाम धामी हुए। जिस राज्य की ब्यूरोक्रेसी विपक्ष चलाता हो, जिस राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर विपक्ष का नियंत्रण हो, उस थपलियाल जी, ब्यूरोक्रेसी पर क्या विपक्ष का नियंत्रण है? जैसा कि अभी ये बात निकलकर सामने आ रही थी, अपने मन की बात थोपने का आरोप किया जाता है, आपने बाइटें भी सुनी होंगी। जी, आप मेरे को कह रहे हैं? जी थपलियाल जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ जी कि राज्य की जो लीडरशिप रही है, दुर्भाग्य ये है इस राज्य का, शुरू से ही हमें विजनरी लीडरशिप नहीं मिली। और विजनरी लीडरशिप में ले देकर शुरू में जो हमारे नारायण दत्त तिवारी जी थे, वे बड़े राज्य का अनुभव तो था उनको, लेकिन छोटे राज्य को संचालित करने के अनुभव नहीं था। इसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे आंदोलनकारियों को खूब दिल भर कर उनको भर्तियां की, शुरुआत उन्होंने ही की। और उसी से हम लोग धीरे धीरे, हमारे आंदोलनकारी जो एक शक्ति थी वो छीन होती गई, क्योंकि हमारे लोग उनके सरकारों में जाते रहे, नौकरियां मिलती गई। और अब भी इतने साल के बाद आप ये देख लो कि जो आंदोलनकारी लड़ रहा होगा उसकी उम्र क्या होगी। आप इमेजिन कर सकते हो, 45-50 साल का आंदोलनकारी है। लेकिन हमने ये देखा है कि हमारी लीडरशिप अधिकारियों को नियंत्रण करने में इसलिए कमजोर रही है कि उनको नियम कानून का पता ही नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी, अभी नौकरियों में जब धांधली हुई तो सभी नेताओं ने अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया, जबकि खुद अपराधी थे। और उसके बाद उनको इवन जेल में, RVS रावत बेचारे कब से जेल में गए हुए हैं जो इन्होंने, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल को कुछ भी नहीं हुआ। यानी अवैध भर्ती करने वाले नेता साफ बचे हुए हैं, क्योंकि उनकी कलम से गलतियां नहीं हुई हैं। इसलिए इन अनुभवहीन नेताओं का कैसे इनको जो अधिकारी है कहना कैसे माने, क्योंकि अधिकारी केवल नियम कानून के मुताबिक ही कहना मानेगा। लेकिन कितना इजी है कि हमारा मुख्यमंत्री बोल रहा है कि साहब ये अधिकारियों के कारण ये नहीं आया है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि एक मिनट में बोल देते कि फलाने सचिव के कारण ये नहीं आया। ये तो तुम्हें क्या था? जिस तरह तुमने बनंतरा के जो अपराधी जो गेस्ट थे, आज दिन तक उन गेस्टों के नाम नहीं बताए। जनता चिल्ला रही है अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो। ये बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके मुंह में राम, बगल में छुरी रहती है। इन्होंने शुरू से ही उत्तराखंडियों के पीठ पे छुरा भोंकाने का काम किया है। हमारी संपत्तियों को पूरा उत्तर प्रदेश के हवाले कर रखा है। जपेंद्र जी, क्या लीडरशिप में वाकई कंट्रोल नहीं है? बिल्कुल नहीं है कंट्रोल, बिल्कुल। जपेंद्र जी, जी जपेंद्र जी, थपलियाल जी शायद ये भूल रहे हैं कि आज देश के अंदर 90% से ज्यादा जनता के मुंह पे राम का नाम है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सबकी जुबान। लेकिन पक्ष और विपक्ष उस राम शब्द का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये बात भी आम जनता जानती है। कैसे कर रहा है बताइए जी जपेंद्र जी, समझने का प्रयास करेंगे जी। राम शब्द पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हेलो जी जपेंद्र जी, थपलियाल जी के सवाल का जवाब दीजिए। हेलो, राम भगवान राम सतयुग से राम के नाम पर जी, और न्याय और अन्याय की राजनीति का आधार स्तंभ रहे हैं। और उन्होंने एक राम राज्य के रूप में एक सत्य की राजनीति की स्थापना का मार्ग पूरे विश्व को दिखाया। ये एक अलग विषय हो सकता है, हम इस पे कभी भी बाद में चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से थपलियाल जी ने अपनी पीड़ा जाहिर करी और अपने जो इन्होंने पॉइंट, देखिए जपेंद्र जी, हम महज थपलियाल जी की पीड़ा पर हम बात करने के लिए नहीं बैठे हैं ना। हम 10% आरक्षण, राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर बात करने बैठे हैं। हम उसी पर रहें तो बेहतर होगा। तो उस पे तो सरकार गारंटी दे चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी गारंटी दे चुके हैं
अधिकारियों को, ठीक है, इनकी हम उस पीड़ा की तरफ बात लेके जा रहे थे, लेकिन सबको लगता है कि अफसरशाही कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर खेल कर देती है, सबको लगता है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी, और हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी 10% आरक्षण उत्तराखंड वासियों को, जिनका हक है, हमारे बहन भाइयों को, हमारे नौनिहालों को सरकार देने जा रही है। उसके लिए जो विलंब हुआ, हम खुले मन से उस पर खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन अब भविष्य में उसमें विलंब नहीं होगा, और कभी भी भविष्य में अफसरों की मनमानी और उनके मनमानी वाले रवैये को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जी अरुण शर्मा जी, जिस तरीके से जपेंद्र जी कह रहे हैं, आप सुन भी पा रहे होंगे कि जो नौकरशाही है, जो अफसरशाही है, उनका ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो फिर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सोनी जी एक चीज देख लीजिए जी कि आज से नहीं, इस राज्य के बनने के बाद से ही, जब 2000 में ये राज्य बना था, तो अगर सबको याद हो तो उस जमाने में भी नित्यानंद स्वामी ने जब शपथ ली थी, तो उस समय के भाजपा के 2 बड़े नेताओं ने उनके साथ शपथ नहीं ली थी जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और भगत सिंह कोश्यारी, जो बाद में मुख्यमंत्री बने दोनों। लेकिन उस जमाने से कोई ना कोई मंत्री लगातार अफसरशाही के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। अगर हाल में आपको याद हो, सतपाल महाराज ने एसीआर लिखने को लेकर बड़ा सवाल उठाया कि उनके पास अफसरों की एसीआर आती ही नहीं। एनुअल रिपोर्ट होती है उनके ऊपर, आचरण के ऊपर जो रिपोर्ट जाती है वो आती नहीं। पिछली सरकार में भी सतपाल महाराज लगातार वो फाइलें ढूंढते रहे जिसमें वो अफसरों की एसीआर लिख सके। तो कितना गंभीर मामला है कि अफसरों की जो एसीआर मंत्री को लिखनी चाहिए थी, क्योंकि एक एक अफसर के पास इतने ज्यादा विभाग होते हैं कि उनका कोई ना कोई विभाग मुख्यमंत्री के पास भी होता है, और अफसर मंत्री से बदकर सीधे मुख्यमंत्री से अपनी एसीआर लिखवा लेते हैं। तो ये बड़ा गंभीर मामला है, ये छोटा मामला नहीं जी। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। और देखिए, अगर अब ये आरक्षण का मामला है, आरक्षण के मामले में देख लीजिए क्या हुआ। जब सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री की मंशा है, मुख्यमंत्री ने एक सब कमेटी उसमें बना दी, उस सब कमेटी ने तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उसमें समाहित करते हुए अपनी रिपोर्ट भेज दी, तो फिर जो नेक्स्ट कैबिनेट होती है उसमें वो मामला आना चाहिए था। बिल्कुल। और बड़ी जी से मेरा निवेदन है, और इसमें शिकायत भी इसी में दर्ज है। देखिए, हमारे पत्रकार जी हैं, शर्मा जी ने इस राज्य बिगड़ते देखा है, उनकी कलम से इस राज्य आंदोलन को धार मिली, और आज जो स्थिति इन 22 सालों में, इस 23 सालों में इस राज्य की बनती बिगड़ती जा रही है, वो भी उनकी कलम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 10% क्षैतिज आरक्षण 10 साल तो हमारे ये चले गए। अब ये जब कैलेंडर सारा जब जारी हो जाएगा परीक्षाओं का, तो ये हमने इसका मुकुट लगा के थोड़ी घूमना है कि हम 10% हमारे पास था। तो वही बात होगी, मेरे दादाजी की जो है 5000 बीघा जमीन थी, अब थी में और है में अंतर है ना। 5000 बीघा जमीन थी, 10% क्षैतिज आरक्षण मिला, लेकिन कब मिला? अब हमारे पास कोई पद नहीं रहेगा, वो बच्चे का जो है हम ओवर एज हो गए। जपेंद्र जी जवाब दीजिए ना, मैं अपना प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ कि हम 94 में भी सड़कों पे थे, और आज 23 आ गया, अब भी सड़कों पे ही हैं। तो मुझे बताओ ना, मुझे हमारे हाथ क्या लगा? खाली ये कि सचिवालय सड़क पार मिल गया, खाली ये कि मुख्यमंत्री आवास 6 किलोमीटर दूर मिल गया, खाली ये कि विधानसभा रिस्पना के किनारे मिल गई। ये इस प्रदेश के लिए हमें कह रहे हैं कि अगर नहीं देना है तो उसको मना भी तो करे। मना करने का भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, राजधानी घोषणा की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मैं कह रहा हूं, देहरादून से नहीं हिलेगी राजधानी, बोल दीजिए। लोकायुक्त जारी नहीं होगा, लिख दीजिए। भू कानून नहीं बनेगा, सारे प्रयोग यहाँ, मतलब मेरे प्रदेश में भू कानून नहीं चलेगा, वो आंध्र प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा, उत्तराखंड में नहीं चलेगा। मतलब हर चीज ऐसे ही 10% आरक्षण ही क्यों लें आप ये देखिए, जो एक मानदेय भी मिल रहा है वो सीक्वेंस में, रूटीन में नहीं आता है वो, आप ये देखिए। और शहीद परिवार, जिन लोगों ने इस प्रदेश के लिए शहादत दी है, के लिए यहाँ से हमारे कई समाज सेवी हैं, जो है अंशदान भेजते हैं, कितना बड़ा वो है। जपेंद्र जी, मेरा निवेदन है, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, खटीमा में परमजीत सिंह परिवार है, उनको परिवार की पेंशन नहीं लगी है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह चुका हूँ। बिल्कुल जपेंद्र जी, जिन बातों का जिक्र किया गया 10% आरक्षण, 36 आरक्षण देने की बात कही जा रही है, कितने और साल गुजारने पड़ेंगे इस तरीके से सड़कों में? 10 साल तो जैसा कि बता रहे हैं गुजर ही चुके हैं। ये आस और कब तक? हमारे बहुत ही सम्मानित साथी प्रदीप कुकरेती जी के साथ साथ सभी आंदोलनकारी भाई बहनों से हम मात्र इतना ही कह सकते हैं सरकार की ओर से कि जो विलंब हुआ और जो पीछे बीत गया, निश्चित तौर पर उसके लिए हमें भी खेद है, सरकार को भी खेद है। लेकिन भविष्य में आंदोलनकारियों की इस मांग के बाद जिस तरह से अन्य चीजों की और सरकार की सोच बढ़ रही है, कदम बढ़ रहे हैं, तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कि बहुत जल्द आपको इस 10% आरक्षण के साथ साथ आगे बढ़ते हुए कदम दिखाई देंगे और जो निश्चित तौर पर जो पीड़ा हुई है या जो समय गया है उसके लिए हम खेद करते हैं खुले मन से और ईमान। शेषपाल जी, क्या लगता है सरकार की जो सोच है, उत्तराखंड सरकार की वो सोच, क्या लगता है आने वाले कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा अगली बैठक में, या फिर से कोई रोड़ा नजर आएगा? हाँ सोनी जी, देखिए जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शीतकालीन सत्र में राज्य आंदोलनकारियों से वादा किया था कि हम इसको जो है विधानसभा में विधेयक ला रहे हैं, तब नहीं लाए, अब दोबारा उप समिति बनाई जो है आप कैबिनेट में नहीं ला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी मंशा पे तो सवाल खड़े ही हैं। और सरकार अगर आंदोलनकारियों के दबाव में, आप मीडिया के दबाव में, विपक्ष के दबाव में अगर देर से देर इसको लाती है तो अब इसको और विलंब नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अगली बैठक कैबिनेट में इसको ले आना चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अपने को धाकड़ कहते हैं और आप विचलन के माध्यम से कई काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं विचलन के माध्यम से जो है आंदोलनकारी जी जपेंद्र जी, 10% जाहिर सी बात है मंजूरी दे देते। जिस प्रदेश का सीएम अपने आप को धाकड़ कहता है वहां की स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। निश्चित तौर पर, और इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, विपक्ष का कोई दबाव नहीं है। हमारे उत्तराखंडी, हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों के सम्मान में और निश्चित तौर पर उनका जो हक है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी वो देने के लिए वचनबद्ध हैं और पूरी ईमानदारी से। इसमें कांग्रेस का विपक्ष के रूप में कहीं कोई रोल नहीं है और दबाव तो भूल जाइए। श्रेय तो जो सरकार करेगी उसी को जाएगा ना, मौजूदा सरकार तो आपकी ही है। आंदोलनकारी बहन भाइयों के सम्मान में निश्चित तौर पर सरकार ये एक अच्छा कदम उठाने जा रही है। अरे विचलन से ले आओ इस फाइल को, मुख्यमंत्री से बोलो विचलन से दे दें ये अधिकार, क्यों कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं भाई? सोनी जी थोड़ा समय दीजिए हमें। जी समय बहुत कम है, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। जी तपलियाल जी, मैं कहना चाहूंगा जो बुनियादी बात है, जो पीड़ा की बात है, असली पीड़ा तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये नहीं है। असली पीड़ा तो ये है सबसे शुरुआती दौर पर जब ये राज्य आंदोलनकारी जब जिन पर लाठियां बरसी, जिनकी हत्याएं हुई और हमारी बहनों पर बलात्कार हुए, उनको पहले तो न्याय नहीं मिला 22 सालों के अंदर। उनके हत्यारे, वो बलात्कारी आज भी खुला घूम रहे। मुलायम सिंह जी मर गए और शायद उनमें से भी कुछ अपराधी दर्शन डोभाल जी, अगर हम इस पर बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। दर्शन डोभाल जी, दूसरी उससे जुड़ी बात है क्योंकि राज्य आंदोलनकारियों की बात है। और दूसरी पीड़ा जिनको आज ये बेनिफिट मिलना था, मैं तो कहता हूं कि इस वक्त अंतरिम सरकार थी जब नित्यानंद स्वामी जी की, तब उनको सरकार में जगह मिलनी चाहिए थी राज्य आंदोलनकारियों को। लेकिन तब इनकी जो रेवड़िया बटी अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बंधुओं को जो इन्होंने खूब मंत्री बनाया, बत्ते और लाल बत्तियां दी। लेकिन कम से कम इनका जो आरक्षण, जो हक है, कम से कम वो तो दे दीजिए। जी जपेंद्र जी, तो कीजिए, नहीं तो ये पाप कभी आप भूल नहीं पाओगे। जपेंद्र जी, जन्म तक ये पाप को भुगतना पड़ेगा। जी बोलिए। हम पहले भी कह चुके हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में, हमारे राज्य आंदोलनकारी बहन भाइयों के सम्मान में जो सरकार निर्णय लेने जा रही है, तो वो निर्णय कहीं ना कहीं विपक्ष को चुभता हुआ महसूस हो रहा है। इससे राज्य आंदोलनकारी खुश होंगे, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों को नहीं चुभना चाहिए जपेंद्र जी, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों को नहीं चुभना चाहिए। थपलियाल जी, आपकी प्रतिक्रिया, समय बहुत कम है, क्या अब मिल पाएगा ये आरक्षण, क्या लगता है? हाथ कंगन ये पुराना डायलॉग है साहब, पढ़े लिखे को कुछ नहीं मिलने वाला। प्रदीप कुकरेती जी, प्रदीप कुकरेती जी, मिली भगत है।
कुलदीप पैसा कोपरेती कमा जी रहे हैं, सरकार की सत्यता माल और बटोर अपने रहे हैं, मुख्यमंत्री इसके के अलावा और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के वचनों सोनी को जी, साबित इनकी करने का मंशा प्रयास नहीं कर रहे है, हैं। इनके पास और का ये नहीं है। आंदोलनकारियों को झूठे अपने आश्वासन आप मत दीजिए, को- आपकी ये मंशा कहीं नहीं ना है। कहीं अपने आप को विपक्ष पूरी राजनीति चमकाने के अरे चक्कर में विपक्ष को अपने आप को 100% निश्चित सत्ता है, राजनीति नजर आती भविष्य है। में ठगा हुआ जब महसूस डिमांड देगा। होती है, जब न्याय की बात होती है, न्याय मांगने की बात है, तो आपको जो है सवाल यही है जपेंद्र जी, समय बहुत कम है, समय नहीं है, क्या अगली बैठक में ये प्रस्ताव पास हो जाएगा? उम्मीदें और आस खत्म हो जाएंगी राज्य आंदोलनकारियों की? तौर पर अगली बैठक में ये प्रस्ताव पास होने जा रहा है और जो दोषी अधिकारी जिन्होंने इस बार, चाहे उनसे जाने अनजाने में गलती हुई या उन्होंने जानबूझ के गलती की, वो भी सब सामने आ जाएगा। और ये निर्णय सरकार लेने का पूरी तरह से पहले ही मन बना चुकी थी और ये निर्णय आ रहा है। और जो हमारे विपक्षी दलों की जो पीड़ा है, हम उसे समझ सकते हैं और उस पीड़ा का हमारे पास कोई इलाज है नहीं। अगर होता तो हम अरे इलाज यही है, राज्य आंदोलनकारी भी इस बात से, उनके अंदर भी नाराजगी देखने को मिल रही है इस बात को लेकर। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी के जो कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब अगली बैठक में ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। जो दोषी हैं अधिकारी, जिनकी मंशा पर सवाल, काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ये देखने वाली बात भी होगी कि क्या वाकई अगली बैठक में ये प्रस्ताव पास होता है। 10% क्षैतिज आरक्षण इन राज्य आंदोलनकारियों को मिल पाता है या अभी भी अधर में लटक जाता है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।